Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now we continue with the income from salary lecture 2.5 in which I'm going to explain you about the earned leave salary. In last topic I have explained you about the gratuity. Now in this earned leave salary, commuted pension and provident fund. So earned leave salary. What is earned leave salary? अर्न लीव सैलरी अवकाश प्राप्त अवकाश ग्रहण वेतन किसे कहते हैं कि जब भी एक एम्प्लॉय अपने पूरे जॉब के लाइफ में सर्विस में छुट्टियां अर्न नहीं करता है, लीव्स अर्न नहीं करता है, और जब भी वो जॉब छोड़ता है या फिर जब वो रिटायर होता है तो उसको कुछ अमाउंट उसके अगेंस्ट में मिलता है, उसे हम अर्न लीव सैलरी कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, अमाउंट रिसीव्ड नॉट फॉर टेकिंग लीव्स इज नोन एज अर्न लीव सैलरी. जो वो छुट्टियां नहीं ली है उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है छुट्टियों का, उसे हम अर्न लीव सैलरी कहते हैं. नाउ ये हम कब एनकैश कर सकते हैं, ये हमें कब मिल सकती है? जैसे ग्रेचुइटी तो आपको रिटायरमेंट होने के बाद ही मिलेगी या आप जॉब छोड़ोगे तब, लेकिन अर्न लीव सैलरी जो होती है वो वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में होते हैं तब भी ले सकते हैं, और जब आप रिटायर होंगे या रिजाइन करेंगे या तब भी आपको मिल सकता है. तो फॉर द पेमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी सेम अगेन दो तरह के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अब हमें एग्जेम्प्टेड अर्न लीव सैलरी का भी जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसका भी जो पार्ट होता है वो एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्टेड होता है. वाइल इन सर्विस, अगर कोई भी एम्प्लॉय वेदर ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट इज टैक्सेबल. मतलब अगर सर्विस में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए अगर कोई एम्प्लॉय अर्न लीव सैलरी को एनकैश करता है तो उससे जो एनकैशमेंट किया है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो एग्जेम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड. और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. जो इनमें से सबसे कम होगा उसे का एग्जेम्पशन मिलेगा. फर्स्ट, एक्चुअल रिसीव्ड. सेकंड, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी. और एवरेज मंथली सैलरी इनटू लीव नॉट अवेल्ड. मंथली सैलरी कितनी है उसकी, वही एवरेज मंथली सैलरी इनटू लीव्स नॉट अवेल्ड, कितनी छुट्टियां उसने नहीं ली है वो भी अपन आगे कैलकुलेट करेंगे. और मैक्सिमम ₹3 लाख. सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ अगर है तो ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है, और प्लस कमीशन. नाउ अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. नॉन गवर्नमेंट के लिए ये चार चीजें होती हैं. सबसे पहली एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. ये जो एवरेज सैलरी होगी ये पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी होगी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. और एवरेज मंथली सैलरी, एक महीने की एवरेज सैलरी इनटू लीव्स नॉट अवेल्ड, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए. अब अपन बात करते हैं एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर. जो एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं, ये वाली एवरेज सैलरी, ये जो एवरेज सैलरी की बात हम कर रहे हैं, ये एवरेज मंथली सैलरी, ये जो सैलरी होगी ये कौन सी सैलरी होगी, पिछले लास्ट 10 महीने की सैलरी होगी. वो कैसे कैलकुलेट होगी अभी बात करते हैं. ये एग्जांपल है. इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 15th नवंबर देन सैलरी विल टेकन फॉर लास्ट 10 मंथ्स. ठीक है, लास्ट 10 मंथ्स की जो सैलरी होगी, लास्ट 10 मंथ्स, वो कैसे होगी, जैसे नवंबर से अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी. ये 10 महीने की हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी भी आएगी इनटू 10 डिवाइड बाय 10. नाउ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, approved period for leave is 30 days in a year. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक साल में 30 दिन, इट मींस एक साल में एक महीना. अगर कोई एम्प्लॉय 30 साल नौकरी करता है तो मैक्सिमम उसको 30 महीने की छुट्टियां मिल सकती हैं. तो लीव नॉट अवेल्ड कैसे कैलकुलेट होगी? लीव नॉट अवेल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
टोटल लीव्स कितनी थी उसकी, जैसे वो कहता है कि मैक्सिमम 30 डेज के हिसाब से, मान लो वो 30 इयर्स वर्क करता है, 30 साल अगर वो काम करता है, तो 30 साल का कितना हुआ, 30 छुट्टियां हो गई एक महीने की, एक साल में एक महीने की छुट्टी, तो 30 साल में 30 महीने की छुट्टी। लेस कर देंगे उसमें से लीव अवेल्ड, कितनी लीव उसने ले ली, तो जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, नॉट अवेल्ड, जो हमें यहां काम आएगा लीव्स नॉट अवेल्ड में। क्लियर, आगे चलते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। श्री विशंबरनाथ रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 1st November 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years of service. From 1st August 2017, his pay scale was 18,900, 24,300, and he was getting dearness allowance of 1,800 per month, which was treated as salary for the retirement benefits. It means सैलरी जो है वो क्या है सॉरी डीए जो है वो क्या है, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ही हैड 7 months अर्न लीव टू हिज क्रेडिट, 7 महीने की उसने छुट्टियां नहीं ली है, तो अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है। एंड वाज अप्रूव्ड, हेंस ही वाज पेड 1,32,300 एज सैलरी एंड 12,600 एज डियरनेस अलाउंस। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल उसकी क्या हो जाएगी, अर्न लीव सैलरी हो जाएगी। अब हमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए चार चीजें हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा 10 months एवरेज सैलरी, तीसरा एवरेज सैलरी इनटू लीव्स नॉट अवेल्ड, और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। मिस्टर विशंबरनाथ रिटायर्स ऑन 1st November 2018, देयरफॉर लास्ट 10 months एवरेज सैलरी, अक्टूबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। ना अब हम बात करते हैं कि जब उसकी सैलरी 2018 शुरू हुआ था तो 18,003। अब हमारा पे स्केल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये पे स्केल है, इट इज द पे स्केल 18,900 और 24,300। इसका मतलब क्या है, उसकी सैलरी कब स्टार्ट होगी, 18,000 से स्टार्ट होगी और 900 का मिलेगा। तो हर अगस्त में उसका इंक्रीमेंट होता है, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका इंक्रीमेंट अगस्त में लगता है, तो जुलाई तक तो उसकी सैलरी रहेगी 18,000, उसके बाद उसकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 18,900, क्योंकि 18,000 तो थी और अगस्त में उसका इंक्रीमेंट होगा 900 का, तो 18,900 उसकी सैलरी हो जाएगी। तो ये 7 महीने की सैलरी और ये 3 महीने की सैलरी, टोटल 10 महीने की सैलरी हो गई, और टोटल हो गया 18,000 इंटू 7 1,26,000 और 18,900 इंटू 3 56,700, तो 1,26,000 और 56,700, तो ये हो गया 1,82,700। अब हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस, उसको डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है, तो 18,000 उसका डियरनेस अलाउंस हो गया। तो अब टोटल उसकी सैलरी हो गई बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो बेसिक सैलरी ये रही 1,82,700 और 18,000 उसका डीए, तो टोटल 2,07,000 उसकी सैलरी काउंट की जाएगी। एवरेज सैलरी, अब एवरेज सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगी, एवरेज सैलरी ये 2,07,000 है डिवाइड बाय 10, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी 20,700। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रिसीव्ड हुआ 1,44,900, कैसे, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी प्लस डीए दोनों को जोड़ के 10 महीने की एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी अभी अपन ने निकाली है कितनी थी 20,070 इंटू 10, 10 महीने की एवरेज सैलरी हो गई। एवरेज मंथली सैलरी इंटू लीव्स नॉट अवेल्ड, लीव्स नॉट अवेल्ड कितना गिवन था क्वेश्चन में 7 months उसके क्रेडिट था, तो इंटू 20,070 और मैक्सिमम 3 लाख रुपए, तो 1,40,390 जो है वो सबसे कम है, ये 1,40,490 सबसे कम है, तो ये अमाउंट जो होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 10A। ना बात करते हैं पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। जैसा कि आप सबको पता है रिटायर होने के बाद आदमी को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, और वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। जब हमने सैलरी का स्टार्टिंग का पार्ट किया था तो उसमें पेंशन हम ऐड कर देते हैं उसकी सैलरी में। लेकिन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब होता है कि एक साथ लमसम अमाउंट ले लेना, उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है,
जैसे ही रिटायर होते हैं बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, सपोज हमें पैसा चाहिए होता है, तो हम उस पेंशन का क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो है वो लमसम ले लेते हैं। सपोज कि हमने उसका 1/3 कम्यूट करवा लिया या हमने हाफ कम्यूट करवा लिया, तो जितना भी हम एक साथ ले लेते हैं दैट इज नोन एज कम्यूटेड। और कम्यूटेड पेंशन जो होती है वो ऐसे एग्जम्प्ट होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज यूजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। नॉन गवर्नमेंट के लिए दो चीजें, इफ ही रिसीव्स ग्रेचुइटी और इफ ही डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, अगर उसको ग्रेचुइटी मिलती है और उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है। इफ ही रिसीव्स ग्रेचुइटी तो 1/3 ऑफ द नॉर्मल पेंशन, नॉर्मल पेंशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसने इतना पार्ट, 1/3 पार्ट कम्यूट करवाया और उसको इतना मिला, तो जितना भी वो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना कम्यूट करवाया है, उससे हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल पेंशन आ जाएगी। अभी हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक 1/2 ऑफ नॉर्मल पेंशन, अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है, ही डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, तो हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन जो होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड। अभी बात कर लेते हैं। Miss Sushila, Mrs. Sushila is getting a pension of 12,000 per month. During the previous year, she got his 2/3 pension commuted and received 7,38,000. अब हम नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल ऐसे निकालेंगे, उसको रिसीव हुआ 7,38,000, कितनी कम्यूट करवाई उसने, 2/3 कम्यूट करवाई, तो 7,38,000 डिवाइड बाई 2/3 नॉर्मल पेंशन आ जाएगी। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, अगर ही she also receives gratuity, she does not receive gratuity। तो पहली बात करते हैं, she receives gratuity, तो commuted pension value, commuted value है 2/3, commuted value is 2/3 उसने करवाई थी और मिली कितनी, 7,38,000। नॉर्मल पेंशन कितनी हुई, तो ये देखिए नॉर्मल पेंशन के लिए क्या किया, 7,38,000 डिवाइड बाय 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 11,07,000 उसकी नॉर्मल पेंशन आई। अब हमें वो याद रखना होगा कि कम्यूटेड पेंशन में अगर उसको ग्रेचुइटी मिलती है तो कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, और ग्रेचुइटी नहीं मिलती है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन मतलब 11,07,000, ये हमारी नॉर्मल पेंशन थी, 11,07,000 का 1/3 दैट इज 3,69,000 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। नाउ इन सेम वे शी डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी 2/3, वो सेम तरीके से हमने क्या निकाली है, नॉर्मल पेंशन निकाली है, बट यहाँ पर हाफ होगा क्योंकि उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है। तो जब ग्रेचुइटी, शी डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन उसकी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी, कम्यूटेड पेंशन। नाउ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, वैसे हमने प्रोविडेंट फंड सैलरी वाले टॉपिक में पढ़ा कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपने लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब जब आदमी रिटायर होगा, डेथ हो जाएगी, जॉब छोड़ देगा, तो उसका जो पैसा उसके अंदर डिपॉजिट है अकाउंट में वो उसे वापस मिलेगा। पहले तो उसने सैलरी के हेड में डिपॉजिट कराया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था। अब वो जब भी जॉब छोड़ेगा, डेथ होगी, जो भी केस होगा, तब उसको क्या मिलेगा, वो पैसा वापस रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा। तो तीन तरह के हमने देखे थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो अगर उसने 5 साल तक जॉब करी है और उसके बाद वो जॉब छोड़ता है या उसकी डेथ हो जाती है, सॉरी, जॉब छोड़ता है और रिटायर होता है, तो उसको क्या मिलेगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। और अगर उसने 5 साल से पहले जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर लिया, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, टैक्सेबल माना जाएगा। अगर वो बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है, क्लोजर ऑफ बिजनेस हो जाता है, या ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से आप उस रीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला है वो एग्जेम्प्टेड होगा। नाउ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे ध्यान देना है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट अंडर द हेड टैक्सेबल, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन अबाउट टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के अंदर वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा जो होता है वो टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्सेबल होगा। अगर आपको क्वेश्चन में व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर हमें नहीं पता है कि कितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, तो अपन हाफ हाफ उसको मान लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट lecture we go through the income from
house property. Thank you so much. Hope you all will understand the retirement topic. If you have any doubt, please comment on the comment box.